नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत सीबीएसई बोर्ड कक्षा 9 विषय हिंदी कोर्स स्पर्श भाग 1 के गद्य खंड पाठ से हम लेकर आज आए हैं एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, जिसकी लेखिका है बछेंद्री पाल। तो इसमें जो पाठ पुस्तक के प्रश्न अभ्यास हैं, यानी पाठ के जो अंत में प्रश्न दिए उसी के हम प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं। तो पहला आपका है मौखिक। तो मौखिक के अंतर्गत प्रश्न नंबर पहला, अग्रिम दल का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो उत्तर होगा अग्रिम दल का नेतृत्व प्रेमचंद कर रहे थे। प्रश्न नंबर दूसरा, तो दूसरे में दिया हुआ है कि लेखिका को सागर माथा नाम क्यों अच्छा लगा? उत्तर, हिमालय के सबसे ऊंचे पर्वत को सागर माथा कहना पूरी तरह सार्थक था, इसलिए लेखिका को यह नाम अच्छा लगा। प्रश्न नंबर आता है आपका तीसरा। तो तीसरे में दिया हुआ है कि लेखिका को ध्वज जैसा क्या लगा? उत्तर, लेखिका को तेज हवाओं के कारण उठी हुई चक्करदार बर्फीली आकृति ध्वज जैसी लगी। प्रश्न नंबर आता है आपका 4। तो 4 में दिया है कि हिमस्खलन से कितने लोगों की मृत्यु हुई और कितने घायल हुए? उत्तर रहेगा हिमस्खलन से एक व्यक्ति की मृत्यु हुई और 4 शेर्पाओं को चोट लगी। प्रश्न नंबर आता है आपका 5। तो 5 में दिया कि मृत्यु के अवसाद को देखकर कर्नल खुल्लर ने क्या कहा? उत्तर, मृत्यु के अवसाद को देखकर कर्नल खुल्लर ने कहा कि ऐसे साहसिक अभियानों में होने वाली मृत्यु को सहज भाव से स्वीकार करना चाहिए। तो ये कर्नल खुल्लर ने बात किससे कही थी? बछेंद्री पाल से। प्रश्न नंबर आता है आपका 6। दिया कि रसोई सहायक की मृत्यु कैसे हुई? उत्तर, रसोई सहायक की मृत्यु प्रतिकूल जलवायु में काम करने के कारण हुई थी, यानी उसके अनुकूल वो जलवायु नहीं थी, एटमॉस्फेयर। फिर आता है प्रश्न नंबर 7। तो दिया है कि कैंप 4 कहाँ और कब लगाया गया? उत्तर, कैंप 4 7900 मीटर ऊंची साउथ कोल नामक जगह पर 29 अप्रैल को लगाया गया था। फिर अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 8। तो 8 में दिया है कि लेखिका ने तेंजिंग को अपना परिचय किस तरह दिया? उत्तर, लेखिका ने शेरपा कुली को अपना परिचय एक नौसिखिया पर्वतारोही के रूप में दिया। प्रश्न नंबर आता है 9 में दिया है कि लेखिका की सफलता पर कर्नल खुल्लर ने उसे किन शब्दों में बधाई दी? तो उत्तर हम लिखेंगे इस प्रकार से। उत्तर रहा कि लेखिका की सफलता पर कर्नल खुल्लर ने कहा, मैं तुम्हारी इस विशेष कामयाबी के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूँगा। देश को तुम पर गर्व है और अब तुम ऐसे संसार में वापस जाओगी जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम अलग होगा। कहने का मतलब ये कि अभी तक तुम सामान्य महिला थी, अब तुम क्या एवरेस्ट पर चढ़ाई करके जा रही, इसलिए विशेष महिला बन जाओगी, ऐसा उनका मानना है। अब आता है दूसरा भाग लिखित। तो लिखित में का निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखी, कम से कम इतने में होने ही चाहिए। अब आता है प्रश्न नंबर पहला लिखित का। दिया है कि नजदीक से एवरेस्ट को देखकर लेखिका को कैसा लगा? अथवा फिर दिया लेखिका किसे देखकर भौचक्की रह गई और देर तक निहारती रही। निहारती का अर्थ होता है देखना। तो उत्तर हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कि नज़दीक से एवरेस्ट को देखने पर लेखिका भौचक्की रहेगी। भौचक्की का अर्थ है आश्चर्यचकित। उसे टेढ़ी मेढ़ी चोटियां ऐसी लग रही थी मानो कोई बर्फीली नदी बह रही हो। फिर आता है प्रश्न नंबर दूसरा। तो प्रश्न नंबर दूसरा में दिया कि डॉक्टर मीनू मेहता ने क्या जानकारियां दी? तो उत्तर इसका इस प्रकार से होगा। उत्तर, डॉक्टर मीनू मेहता ने लेखिका को अल्मुनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुल बनाने, लट्ठों और रस्सियों का उपयोग करने, बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधने तथा अग्रिम दल के इंजीनियरिंग कामों की विस्तार से जानकारी दी। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 3। तो दिया है कि तेंजिंग ने लेखिका की तारीफ में क्या कहा? तो इसका सही उत्तर इस प्रकार से रहेगा। तेंजिंग ने लेखिका की तारीफ में कहा, तुम पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो पहले ही प्रयास में शिखर पर पहुंच जाना चाहिए। प्रश्न नंबर आता है अब आपका चौथा। दिया कि लेखिका को किनके साथ चढ़ाई करनी थी? उत्तर, लेखिका के अभियान दल में यूं तो लोब्सांग और तसारिंग, एंडी शेरपा आदि अनेक सदस्य थे, किंतु उन्हें जिन साथियों के संग यात्रा करनी थी वे थे की, जय और मीनू, यानी कुल 3 लोग। आता है प्रश्न नंबर 5।
तो 5 में दिया है कि लोब्सांग ने तंबू का रास्ता कैसे साफ किया। उत्तर, लोब्सांग ने तंबू का रास्ता साफ करने के लिए अपनी स्विस छुरी निकाली, यानी स्विट्जरलैंड से लाई हुई छुरी। उन्होंने लेखिका के आसपास जमे बड़े बड़े हिमपिंडों को हटाया। हिमपिंड मतलब बर्फ के टुकड़े। लेखिका के चारों ओर जमी कठोर बर्फ की खुदाई की। उन्होंने मेहनत करके लेखिका को बर्फ की कब्र से निकाला। प्रश्न नंबर आता है आपका 6 में दिया है कि साउथ कोल कैंप पहुंचकर लेखिका ने अगले दिन की महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी कैसे शुरू की। तो इसका जो उत्तर होगा वो इस प्रकार से रहेगा। साउथ कोल कैंप पहुंचकर लेखिका ने अगले दिन की चढ़ाई की तैयारी शुरू की। उसने खाना, कुकिंग गैस तथा ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए। उसके बाद वह चाय बनाने की तैयारी करने लगी। अब आता है ये आपका भाग नंबर खा। तो खा में दिया कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में देने होंगे कम से कम। तो उत्तर नंबर पहला दिया हुआ कि उपनेता प्रेमचंद ने किन स्थितियों से अवगत कराया। उत्तर, उपनेता प्रेमचंद ने अभियान दल को खम्बू हिमपात की स्थिति की जानकारी देते हुए कहा कि उनके दल ने कैंप एक जो हिमपात के ठीक ऊपर है वहां तक का रास्ता साफ कर दिया है और पुल बनाकर रस्सियां बांधकर तथा झंडियों से रास्तों के निशान बनाकर सभी बड़ी कठिनाइयों का जायजा ले लिया है। उन्होंने इस पर भी ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर की बर्फ की नदी है और बर्फ का गिरना अभी जारी है। हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक किए गए सारे काम क्या बेकार हो सकते हैं और हमें रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता है। प्रश्न नंबर आता है दूसरा। दिया हुआ है कि हिमपात किस तरह का होता है और उसे क्या क्या परिवर्तन आते हैं। उत्तर, बर्फ के खंडों का बिगड़े ढंग से गिरना ही हिमपात कहलाता है, यानी बर्फ के खंडों का बिगड़े ढंग से गिरना ही क्या कहलाता है, हिमपात कहलाता है। फिर आगे हम लिखेंगे कि ग्लेशियर के बहने से बर्फ में हलचल मच जाती है, इसलिए बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें तुरंत गिर जाती हैं। ऐसे समय पर स्थिति खतरनाक हो जाती है कि धरातल पर दरार पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। अक्सर बर्फ में गहरी चौड़ी दरारें बन जाती हैं। हिमपात से पर्वतारोहियों की कठिनाइयां बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। प्रश्न नंबर आता है आपका तीसरा। तो तीसरे में दिया कि लेखिका ने तंबू में गिरे बर्फ पिंड का वर्णन किस तरह किया है। तो उत्तर हम इसका इस तरह से लिखेंगे। लेखिका ने तंबू में गिरे बर्फ के पिंड का वर्णन करते हुए कहा है कि वह लाओत्से की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए गए नायलॉन के तंबू के कैंप 3 में थी। उसके तंबू में लोब्सांग और तसारिंग थे। फिर आगे हम लिखेंगे कि अचानक रात 12:30 बजे के लगभग सिर में कोई कठोर चीज से टकराने के बाद उसकी नींद खुल गई। तभी एक बड़ा धमाका हुआ और उसे लगा कि एक ठंडी बहुत भारी चीज इसके शरीर को कुचलती हुई चल रही थी, जिसके कारण उसे सांस लेने में कठिनाई होने लगी। प्रश्न नंबर आता है आपका 4। तो 4 में दिया है कि लेखिका को देखकर कि अक्का बक्का क्यों रह गया। तो उत्तर हम इसका इस प्रकार से लिखेंगे कि जय बचेंद्री पाल का पर्वतारोही साथी था। उसे भी बचेंद्री के साथ पर्वत शिखर पर जाना था। शिखर कैंप पर पहुंचने में उसे देर हो गई थी। वह सामान ढोने के कारण पीछे रह गया था, अतः बचेंद्री उसके लिए चाय जूस आदि लेकर उसे रास्ते में लेवाने के लिए पहुंची। जय को यह कल्पना नहीं थी कि बचेंद्री उसकी चिंता करेगी और उसे लिवा लाने के लिए आएंगी यहाँ पर आगे। इसलिए जब उसने बचेंद्री पाल को चाय जूस लिए आया देखा तो वह हक्का बक्का रह गई। फिर अगला प्रश्न नंबर 5। तो 5 में दिया कि एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कुल कितने कैंप बनाए गए, उनका वर्णन कीजिए। उत्तर, एवरेस्ट पर चढ़ाई के लिए कुल 5 कैंप बनाए गए। उनके दल का पहला कैंप 6000 मीटर की ऊंचाई पर था, जो हिमपात से ठीक ऊपर था। दूसरा कैंप 7900 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया था। कैंप 3 लाओत्से की बर्फीली सीधी ढलान पर बनाया गया था, यहाँ नायलॉन के तंबू लगाए गए थे। एक कैंप साउथ कोल पर बनाया गया था।
यहीं से अभियान दल को एवरेस्ट पर चढ़ाई करनी थी। इसके अलावा एक बेस कैंप भी बनाया गया था। अब आता है प्रश्न नंबर 6। तो प्रश्न नंबर 6 में दिया है कि चढ़ाई के समय एवरेस्ट की चोटी की स्थिति कैसी थी। उत्तर, जब बचेंद्री पाल एवरेस्ट की चोटी पर पहुंची तो वहां चारों ओर तेज हवा के कारण बर्फ उड़ रही थी। बर्फ इतनी अधिक थी कि सामने कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। पर्वत की शंकु चोटी इतनी तंग थी कि 2 आदमी वहां एक साथ खड़े नहीं हो सकते थे। नीचे हजारों मीटर तक बहुत लंबी ढलान थी, अतः वहां अपने आप को खड़ा करना बहुत कठिन था। उन्होंने बर्फ को फावड़े से तोड़कर खड़े होने का स्थान बनाया। अब आता है प्रश्न नंबर आपका 7। तो प्रश्न नंबर 7 में दिया है कि सम्मिलित अभियान में सहयोग एवं सहायता की भावना का परिचय बछेंद्री के किस कार्य से मिलता है। तो इसका सही उत्तर इस प्रकार से रहेगा। उत्तर, एवरेस्ट पर विजय पाने के लिए अभियान के समय लेखिका बछेंद्री पाल अपने साथियों जय की मीनू के साथ चढ़ाई कर रही थी, परंतु वह इनसे पहले साउथ कोल कैंप जा पहुंची क्योंकि वे बिना ऑक्सीजन के भारी बोझ लादे चढ़ाई कर रहे थे। फिर उसके आगे लिखेंगे कि लेखिका ने दोपहर बाद इन सदस्यों की मदद करने के लिए एक थर्मस को जूस से और दूसरे को गर्म चाय से भर लिया और बर्फीली हवा में कैंप से बाहर निकलकर उन सदस्यों की ओर नीचे उतरने लगी। उसके इस काम से सहयोग और सहायता की भावना की जानकारी मिलती है। फिर आता है गा, निम्नलिखित आशय स्पष्ट कीजिए। निम्नलिखित के आशय स्पष्ट करना है। तो प्रश्न नंबर है पहला दिया हुआ है कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी तो मौत भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करनी चाहिए। इसका भाव बताना है। तो इसका देखो भाव कुछ इस प्रकार से रहेगा। एवरेस्ट की सर्वोच्च चोटी पर चढ़ना एक महान अभियान है। इसमें पग पग पर जान जाने का खतरा होता है, अतः यदि ऐसा कठिन काम करते हुए मर भी जाएं तो उसे सहज घटना के रूप में लेना चाहिए। तो बहुत हाय तौबा नहीं मचानी चाहिए। फिर आता है प्रश्न नंबर दूसरा। तो दिया है दूसरे में कि सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार और इस दरार का गहरे चौड़े हिमविदर्भ में बदल जाने का मात्र ख्याल ही बहुत डरावना था। इससे भी ज़्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रयास के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कुलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा। तो उत्तर हम इसका इस प्रकार से लिखेंगे। उत्तर, कहने का मतलब यह है कि ग्लेशियरों के बहने से बर्फ में हलचल होने से बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें अचानक गिर जाती हैं, जिस कारण धरातल पर दरार पड़ जाती है। यही दरारें हिमविदर्भ में बदल जाती हैं, जो पर्वतारोहियों की मृत्यु का कारण बन जाती हैं। इसके सोचने से ये मन में भय पैदा हो जाता है। दुर्भाग्य से यह भी जानकारी मिल गई थी कि अभियान के दौरान ऐसे हिमपात का सामना करना ही पड़ेगा। फिर आता है आपका प्रश्न नंबर 3। तो 3 में दिया कि बिना उठे ही मैंने अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला। मैंने इनको अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपेटा, छोटी सी पूजा अर्चना की और इनको बर्फ में दबा दिया। आनंद के इस क्षण में मुझे अपने माता पिता का ध्यान आया। तो इसका उत्तर हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। जब बचेंद्री पाल हिमालय की चोटी पर पहुंच गई तो उसने घुटने के पल बैठकर बर्फ को माथे से छुआ। बिना सिर नीचे झुकाए हुए ही थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला, जिसे उसने एक लाल कपड़े में लपेटा था। छोटी सी पूजा की और चित्र तथा हनुमान चालीसा को बर्फ में दबा दिया। इस आनंद के क्षण में उसने माता पिता को याद किया। अब आता है अगला भाषा अध्ययन वाला भाग। तो भाषा अध्ययन इस प्रकार से पहला प्रश्न दिया हुआ है। तो पहला प्रश्न क्या है? इस पाठ में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों की व्याख्या पाठ पर संदर्भ देकर कीजिए। तो देखो दिया, न्यारा है, धसकना, खिसकना, सागर माथा, जायजा लेना और नौसिखिया। इनका क्या करना, हमें व्याख्या पाठ पर संदर्भ देकर लिखना है। तो ठीक है, शुरू करते हैं। तो उत्तर पहला आपका न्यारा है, तो लिखेंगे बहुत ध्यान से आश्चर्य के साथ देखना। तो इसके अब हम व्याख्या इस तरह से करेंगे। लेखिका ने नेपाल के नमचे बाजार पहुंचकर एवरेस्ट पर चढ़ाई करने से पूर्व उसे न्यारा। फिर आ जाता है आपका अगला, दिया है कि धसकना।
इसका अर्थ होता है नीचे धंस जाना। तो इसका व्याख्या इस तरह से रहेगी, बर्फ की भारी चट्टानें जब बर्फ के धरातल पर गिरती हैं तो धरातल धसक जाता है। उसके बाद फिर आता है खिसकना। खिसकने का अर्थ होता है धीरे धीरे सरकना। इसको हम वाक्य में इस तरह व्याख्या कर सकते, ग्लेशियर के बहने से बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें खिसकने लगती हैं। फिर आता है सागर माथा। तो इसका अर्थ है सागर का माथा अर्थात एवरेस्ट। इसकी व्याख्या ऐसी होगी, लेखिका को एवरेस्ट का दूसरा नाम सागर माथा पसंद आया। अब आता है अगला फिर जायजा लेना। जायजा लेने का होता है अर्थ अनुमान लगाना। इसको हम इस तरह से व्याख्या करेंगे, एवरेस्ट अभियान के समय अग्रिम दल ने आने वाली कठिनाइयों का जायजा ले लिया था। फिर आता है अगला ये सब नौसिखिया। नौसिखिया का अर्थ होता है नया सीखने वाला। इसकी व्याख्या इस तरह से रहेगी, लेखिका ने एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति तेनजिंग से खुद को नौसिखिया बताया। अब आता है अगला प्रश्न नंबर दूसरा। तो दिया कि निम्नलिखित पंक्तियों में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। तो इसमें उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करेंगे। तो ये निम्न पंक्तियां पहले पढ़ लेते हैं। उन्होंने कहा कि तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए, क्या तुम भयभीत थी? फिर आगे दिया है कि तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली बचेंद्री? अब इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे। उत्तर लिखने के बाद लिखेंगे कि उन्होंने, पहले कामा लगाएंगे, फिर डबल इन्वर्टेड कामा यहाँ लगा देंगे। तुम एक पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए, पूर्ण विराम लगाकर फिर सिंगल इन्वर्टेड कामा लगा देते हैं। ठीक है। अब उसके बाद फिर आता है क्या तुम भयभीत थी, इसमें डबल इन्वर्टेड कामा लगाएंगे। फिर दिया तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली, ये प्रश्नवाचक चिन्ह और ये डबल इन्वर्टेड कामा लग जाएगा। इस तरह विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। प्रश्न नंबर आता है 3। दिया है कि नीचे दिए उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्द युग्मों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो उदाहरण दिया, हमारे पास एक वॉकी टॉकी थी। इसी तरह से लिखेंगे। क्या लिखना है? शब्द युग्मों को। तो अब उत्तर में आएंगे। तो पहला दिया टेढ़ी मेढ़ी। एवरेस्ट की बर्फीली चोटियां बर्फ की टेढ़ी मेढ़ी नदी सी लग रही थी। फिर अगला दिया है कि गहरे चौड़े, रास्ते में पड़ने वाले गहरे चौड़े नाले देखकर मन भयभीत हो रहा था। फिर अगला आसपास, रेगिस्तान में आसपास कोई भी पेड़ नहीं दिखाई दे रहा था। फिर उसके बाद आगे दिया है हक्का बक्का। अचानक प्राचार्य के कक्षा में आने पर छात्र हक्का बक्का रह गए। फिर अगला दिया है इधर उधर। तो इधर उधर की क्या होगा? शेर जंगल में इधर उधर देखकर चलता है। लंबे चौड़े, आप लंबे चौड़े भाषण से अपनी सच्चाई छुपा नहीं सकते हो। उसके बाद आता है प्रश्न नंबर 4। या कि उदाहरण के अनुसार विलोम शब्द बनाइए। तो एक उदाहरण ये इसमें देखो दिया है, अनुकूल का प्रतिकूल। अब बाकी के उत्तर लिखने, किसका? नियमित का, विख्यात का, आरोही का, निश्चित का। उनकी क्या करना? हमें उत्तर लिखने। फिर अगला दिया है सुंदर। तो उत्तर हम ऐसे लिखेंगे, विलोम शब्द डाल देंगे और फिर लिखना शुरू कर देंगे। तो देखो, नियमित का अनियमित, आरोही का अवरोही, सुंदर का खराब, विख्यात का कुख्यात, निश्चित का अनिश्चित। अब आता है प्रश्न नंबर आपका 5। दिया कि निम्नलिखित शब्दों में उपयुक्त उपसर्ग लगाइए, यानी जो उचित है। जैसे पुत्र का सुपुत्र होता है, उसी तरह वास का, व्यवस्थित का, कूल का, गति का, रोवण का, रक्षित का। अब उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे, निम्नलिखित शब्दों के उपयुक्त उपसर्ग इस प्रकार हैं। तो चलो फिर देख लेते हैं। ये देखो दिए हैं क्या शब्द दिया, वास। वास में बड़ा आ लग जाएगा, बड़ा आ उपसर्ग लगेगा तो हो जाएगा आवास। व्यवस्थित में आ लगेगा तो अव्यवस्थित। कूल में प्रति उपसर्ग लगाएंगे तो हो जाएगा प्रतिकूल। गति में हम अगर उपसर्ग लगाएंगे तो हो जाएगा दुर्गति। रोवण में हम उपसर्ग लगाएंगे तो हो जाएगा अवरोवण। तो ये नीले से हमने क्या करे हैं, ये लिख दिए उपसर्ग। रक्षित में अगर हम सु लगा देंगे तो हो जाएगा सुरक्षित। अब आता है आपका प्रश्न नंबर 6। तो प्रश्न नंबर 6 में दिया कि निम्नलिखित क्रिया विशेषणों का उचित प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो दिए अगले दिन, कम समय में, कुछ देर बाद, सुबह तक। तो इनको उचित प्रयोग करना रहेगा। अब ये दिए हैं प्रश्न कि मैं यह कार्य कर लूँगा। खा, बादल घिरने पर डैश ही वर्षा हो गई। फिर उसके बाद गा दिया,
उसने बहुत डैश डैश करके इतनी तरक्की कर ली। घा नाड़केसा को डैश डैश करके गांव जाना था। अब इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे। उत्तर देखो, मैं अगले दिन यह कार्य कर लूँगा। खा बादल घिरने के कुछ देर बाद ही वर्षा हो गई। उसके बाद आता है गा, उसने बहुत कम समय में इतनी तरक्की कर ली। घा नाड़केसा को सुबह तक गांव जाना था। अब आता है योग्यता विस्तार। ठीक है, ये अगला भाग। अब योग्यता विस्तार को हम इस प्रकार से इसमें प्रश्न जो दिए हैं उत्तर लिखेंगे। दिया कि पाठ में आए 10 अंग्रेजी शब्दों का चयन कर उनके अर्थ लिखिए। तो ये हैं बेस कैंप आधारभूत या मुख्य पड़ाव, ग्लेशियर बर्फीली नदी। फिर आता है स्ट्रेचर, तो स्ट्रेचर का अर्थ होगा मरीजों को लाने ले जाने का उपकरण। साउथ होगा दक्षिण। ये अंग्रेजी शब्द हैं और उनके अर्थ लिख रहे हैं। कुकिंग गैस खाना पकाने वाली गैस। ऑक्सीजन जीवन देने वाली गैस। कुली बोझा उठाने वाले। वॉकी टॉकी बात करने का एक उपकरण। सिलेंडर बेलनाकार बर्तन। उसके बाद फिर आता है कि थर्मस ठंडा या गर्म रखने वाला बर्तन। अब आता है प्रश्न नंबर दूसरा। तो प्रश्न नंबर दूसरा इस प्रकार से दिया है, पर्वतारोहण से संबंधित 10 चीज़ों के नाम लिखिए। तो उत्तर पर्वतारोहण से संबंधित 10 चीज़ें, पहला है रस्सी, दूसरा है फावड़ा, फिर उसके बाद आता है आपका तीसरा ऑक्सीजन टेंट, चौथा कील, पांचवा वॉकी टॉकी, फिर आता है आपका छठवां थर्मस चाय, सातवां एल्युमिनियम की सीढ़ी, आठवां बिस्तर, नौवां चाकू, तो और फिर आपका बचता है अंतिम और दसवां दिया है आपका हथौड़ा। फिर आता है प्रश्न नंबर 3, तेंजिंग शेरपा की पहली चढ़ाई के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे। तेंजिंग शेरपा को 1935 में एरिक शिप्टन के साथ पहली बार एवरेस्ट अभियान पर जाने का अवसर मिला। तब उनकी उम्र 19 वर्ष की थी। यह अभियान तिब्बत वाले एवरेस्ट का था, जिसका उद्देश्य चोटी तक पहुंचना नहीं था। उससे पहले उन्होंने अभियान में रस्सी से ग्लेशियर में आगे बढ़ने के रास्ते खोजे। अब आता है प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 दिया है कि इस पर्वत का नाम एवरेस्ट क्यों पड़ा, जानकारी प्राप्त कीजिए। तो उसका उत्तर इस प्रकार से दिया जाएगा। सन 1830 से 1841 की अवधि यानी समय में सर जॉर्ज एवरेस्ट ब्रिटिश शासन के दौरान सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया थे। उन्होंने पहली बार एवरेस्ट चोटी की ठोस जानकारी रिकॉर्ड की थी। तब इस चोटी का नाम रखा गया था पीक 15। बाद में सन 1865 में सर जॉर्ज एवरेस्ट को सम्मानित करने के उद्देश्य से इस चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट रखा गया। अब आता है आपका परियोजना कार्य या प्रोजेक्ट वर्क कैसे करेंगे। तो पहला प्रश्न दिया कि आगे बढ़ती भारतीय महिलाओं की पुस्तक पढ़कर उनसे संबंधित चित्रों का संग्रह कीजिए एवं संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करके लिखिए। तो ये महिलाएं हैं पीटी उषा, आरती शाह और किरण बेदी। तो इसके उत्तर हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। पहला पीटी उषा, ये भारत की तेज धावका थी यानी दौड़ती थी। उन्होंने एशियाई खेलों में कई स्वर्ण पदक जीते और इन्होंने ओलंपिक में चौथा स्थान प्राप्त किया था और ये केरल से की रहने वाली हैं और अभी जीवित भी हैं। फिर आता है आपका खा में दिया है आरती शाह, ये इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली एशिया की भारतीय महिला थी। उन्होंने 42 किलोमीटर का चैनल 16 घंटे 20 मिनट में तैर कर पार किया था। तो ये देखो आरती शाह हैं। अब आता है किरण बेदी। तो किरण बेदी बहुत मशहूर महिला है। ये भारतीय पुलिस सेवा में शामिल होने वाली पहली महिला थी। वे साहस और ईमानदारी के लिए जानी जाती हैं। तो किरण बेदी ये हैं किरण बेदी। अब आता है प्रश्न नंबर दूसरा। इसमें दिया कि रामधारी सिंह दिनकर का लेख हिम्मत और जिंदगी पुस्तकालय से लेकर पढ़िए। तो आप ये पुस्तक खरीद कर या आपके यहाँ पुस्तकालय में तो वहाँ से लेकर क्या करेंगे, हम इसको पढ़ेंगे। अब आता है तीसरा, मन के हारे हार है मन के जीते जीत, इस विषय पर कक्षा में परिचर्चा आयोजित कीजिए। तो इस हम उत्तर क्या लिखना है, ये तो कराने वाला काम है। क्लास में कक्षा में इस प्रकार से परिचर्चा कर सकते हैं, हमने लिख दिया। हालांकि शिक्षक का काम है कैसे कराना। पहला छात्र मान लो बोलता है मानो मन की खुशी के लिए काम करता है। दूसरा कहता है मन तभी खुश होता है जब शरीर में कोई कष्ट नहीं होता है।
उसके बाद फिर पहला कहता है मन और तन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तब दूसरा छात्र कहता है कि मन रेल की इंजन की तरह है और डिब्बा तन की तरह है। तो पहला छात्र कहता है मन रूपी इंजन से डिब्बा रूपी तन गति करता है, यानी मन की इच्छा से ही तन हमारा क्या होता है, चलता है। फिर पहला छात्र कहता है कोई शरीर से कितना बलशाली हो, अगर वह मन से कमजोर है, यानी यहाँ हम लिखेंगे मन से कमजोर है तो कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक, तो पहला छात्र कहता है कि मन से मजबूत व्यक्ति बड़े से बड़ा काम आसानी से कर सकता है। दूसरा छात्र मन से व्यक्ति हारता है और मन से जीतता है, तन से नहीं। इस प्रकार से ये आपका पाठ क्या होगा, पाठ के प्रश्न उत्तर हमने पूरे संपूर्ण प्रश्न उत्तर इसमें कवर किए हैं।